अली गुलपीर ने ट्विटर पर इतनी बेसिक सी बात की जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा मुल्क ट्रिगर क्यों हो गया। अली गुलपीर ने लिखा, मार्स, यू कैन बी डिल्यूजनल एंड से मार्स इज इन पंजाब, बट द हिस्ट्री फैक्ट्स मैप्स आर रियलिटी। कराची इज सिंध एंड सिंध वाज देयर बिफोर पाकिस्तान। तो ये तो फैक्ट है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुस्सा होने वाली क्या बात है या नाराज़ होने वाली क्या बात है। मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों को तारीख पढ़ाई नहीं जाती, और एक जो अर्बन एलीट में है, वो लाहौर में हो या कराची में हो या इस्लामाबाद में हो, वो अपने अपने जजीरों पे रहती है। उनको लगता है कि इस खत्ते की तारीख से भी हमारा कोई लिंक नहीं, कल्चर से भी कोई लिंक नहीं। आप अगर लाहौर में कोई एलीट हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो उससे बाहर का कल्चर, लाहौर से बाहर का कल्चर आपके लिए पेंडू है। इसी तरह कराची में है कि अगर आप किसी एलीट हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, आपके स्कूलों से बाहर, नेटफ्लिक्स से बाहर आपको हर चीज़ जाहिल, अनवर्दी लगती है। ये जो एक कलोनियल सोच एक क्लास ने इंटरनलाइज़ की हुई है कि हम तो अंग्रेज़ हैं, बाकी जो नेटिव है इससे ज़्यादा जाहिल कोई इंसान ही नहीं, इसको डंडा देकर रखो। यही सोच है जिसकी वजह से ऐसे ट्वीट्स वायरल हो रहे होते हैं कि हाय अल्लाह, डॉल्मेन मॉल में लोग सिंधी बोल रहे थे। सिंध में लोग सिंधी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे बता दें, ये जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस है, शनाख्त का क्राइसिस है, अगर तो हम सिंधी नहीं हैं, बलूची नहीं हैं, पठान नहीं हैं, पश्तून नहीं हैं, कश्मीरी नहीं हैं, सराइकी नहीं हैं, क्या हैं बच्चे, क्या हम? मतलब अगर तो हमें अपने आप से इतनी नफ़रत है कि अपनी कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपनी हिस्ट्री, हर चीज़ हमें बुरी लगती है, थर्ड क्लास लगती है, तो बनना क्या है मुझे बता दीजिए। यही वो घटिया सोच है ना जिसकी वजह से हसन निसार बोलते हैं कि इस खत्ते का तो डीएनए ही गंदा है। अगर आपको ये बता दिया जाए, सिखा दिया जाए कि आपके एंसेस्टर्स का डीएनए ही गंदा है, असल में तो आप अरब हो, तो आपका डीएनए सुपीरियर होगा, तो फिर आप अपने आप से नफ़रत ही करोगे ना। या अगर किसी ने आपको ये झूठ बता दिया है कि बाकी सारे गंदे, काले, भद्दे, कल्चरलेस लोग हैं और आप अरब एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा हो, तो आप इसी तरह बाकियों को देखोगे। जबकि इस खित्ते में अगर आप रहते हैं और इस खित्ते में अगर आपके एंसेस्टर्स हैं, तो इस खित्ते की ओरिजिनल शनाख्त सिंधु ही है। वो जब फिनेटिक शिफ्ट आया एस से एच पर, तो वो हिंदू हो गया। हिंदू का मकसद पहले कोई मज़हब नहीं था, हिंदुस्तान बोलते थे, इसीलिए यहाँ के सारे रहने वालों को हिंदू बोलते थे। आप मुसलमान भी हों तो आप हिंदू होंगे, बिकॉज दैट वाज द टर्म फॉर दिस रीजन, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजन। तो भाई अपनी तारीख़, अपनी शनाख्त सबसे नफ़रत करवा कर अगर आपको बता दिया जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम आपका बाप है, तो फिर इस मुल्क के बच्चों को यही लगेगा ना कि भाई सिंधु डीएनए जो है वो डिस्कस्टिंग है, सिंधु बोलना अपने आप को, सिंधी बोलना अपने आप को गाली है, और असल में तो हम सबको अर्तुगरुल बनना चाहिए। स्कूलों में आपको बताया जाएगा मुग़ल हिस्ट्री ये थी, बाबर का बाप ये था, अकबर का बेटा ये था, औरंगज़ेब ये था। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बलूचिस्तान है इसकी तारीख़ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ क्या है, सिंध की क्या है, पंजाब की है, तो आपको पता ही नहीं होगा। बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी, ये तो मेरी पूरी किताब है इसके ऊपर, ये पढ़ लीजिए। जो इस डिस्कशन को रेलेवेंट बना देता है, या जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो जो सस्पेक्टेड 28वीं आईनी तरमीम है, या ये डिस्कशन किया जा रहा है कि कराची को सूबा बना दिया जाए, फॉर द रिकॉर्ड मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो में आपको बता सकूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मेरी राय जो है वो क्यों है। देखिए, ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता ना कि जो कराची का हाल है वो बेहाल है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मसले मसाइल हैं। अभी हाल ही में इसी हफ़्ते इनफैक्ट एक 3 साल का बच्चा जा रहा था, मैंने अभी वीडियो देखी है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि यार एक माँ अपने बच्चे के साथ जाती है शॉपिंग करने, और फिर वो बच्चे की लाश मिलती है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस भी नहीं हैं। अपेरेंटली एक डंपर चल रहा था, जो जब वो मैनहोल कवर पे हैवी डंपर पड़ा तो वो मैनहोल कवर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से ओपन मैनहोल कवर था जिसमें एक बच्चा गिर गया। तो इसमें कई मसले हैं कि भाई क्या आपकी रोड पॉलिसी है जिसकी वजह से हैवी व्हीकल्स का किस वक्त होगा, किस तरह होगा, इस तरह के इंसिडेंट्स हों, एक्सीडेंट्स हों, क्या मॉनिटरिंग है उसकी। फिर अगर खुदा ना खास्ता एक इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कहाँ हैं, क्या है। यहाँ पे हमने इस तरह के भी वाक़ये देखे हैं कि आग जल रही होती है, फायर ब्रिगेड नहीं आती, पुलिस का तो जो हाल है सबको पता है। तो मसले 10,000 हैं कराची में। आप भी यही चाहते हैं कि ये ठीक हो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ठीक हो। मैं पला बड़ा कराची में हूँ, मैं एक कराची वाला हूँ, कराची मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये बता दिया गया है कि आपकी जो शनाख्त है वो कोई सियासी शनाख्त है, और उस बेसिस पे आपने इनसे नफ़रत करनी है, उनसे नफ़रत करनी है, और इस नफ़रतों में बढ़कर केओस इंसू कर कर हम उसी का फ़ायदा दे रहे होते हैं जिसने 70-75 साल हम पर हुक्मरानी की है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि पर्दा हटाकर आपको आज ये सिस्टम दिखा सकूँ। मेरा मकसद अपनी राय देना है, या कोई जेन्युइनली इंगेज करना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। बाकी मुझे पता है कि बेशतर जो लोग हैं ना वो वीडियो देखेंगे,
या तो उनकी जो शनाख्त है या जो मेरी जो शनाख्त है, उसकी बेसिस पे फ़ैसला कर कर के मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, पीछे से क्या है। प्रेजुडिस जो होता है ना, उसका मकसद ही होता है उस लफ्ज़ का कि प्री जज, कि एक चीज़ होने से पहले ही आपने जज कर लिया। कभी कभी कमेंट्स आते हैं, मुझे देखने से पहले पता है क्या बोलेगा। प्रेजुडिस, ये सिंधी है इसलिए ये बोल रहा है प्रेजुडिस। एजुकेटेड लोग ये करते हैं कि बात से इंगेज करते हैं, आर्ग्यूमेंट से इंगेज करते हैं। मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जो मैं कह रहा हूँ उस पर इंगेज करें। अगर आप मेरी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को मद्देनज़र रखेंगे, सरे फहरिस्त रखेंगे, तो आपको कभी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आपने मेरी किताब भी पढ़ी है या मेरी वीडियोस देखी हैं इतने साल, तो आपको समझ में आ गई होगी कि मेरा जो फंडामेंटल जाविया है मुल्क को देखने का, हर चीज़ को आई ट्राई एंड ब्रिंग इट बैक टू दैट, बिकॉज आई फील लाइक दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान, दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान पोलिटिकल रियलिटी इज़। कि एक एलीट इस्टेब्लिशमेंट है जो काबिज़ हुई हुई है रिसोर्स के ऊपर, और उन रिसोर्स पे कंट्रोल जमाने के लिए वो जो करती है वो करती है, और आवाम जो है ना, दे विन शट आउट। अब इसकी कई वजूहत हैं कि एक कलोनियल सिस्टम था, वो जो है इनहेरिट किया, वही चलता आ रहा है। कुछ इदारे हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो इस सिस्टम को टूटने नहीं देते, अवामी मूवमेंट्स होने नहीं देते। वही इदारे प्रोपेगेंडा करते हैं कि अच्छा जी, सिंधी तुम्हारा दुश्मन है, पंजाबी तुम्हारा दुश्मन है, बलोच जो है वो तो इंडियन एजेंट है, बंगाली जो है वो तो इंडियन एजेंट है, महाजर सिंधियों को लड़ाता रहता है, महाजर को लड़ाता रहता है, महाजर पश्तून को लड़ाता रहता है। कभी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, कभी कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, और इन्हीं झगड़ों में हम रहते हैं। और कभी ये नहीं सोचते कि अच्छा जी, मिलकर इसका मुकाबला कैसे करना है। सोशल क्लास कॉन्शियसनेस ज़ीरो हो गई है। एक गरीब दूसरे गरीब से हमदर्दी नहीं करता, वो एक अपनी अमीर से हमदर्दी कर लेगा। एक गरीब महाजर जो है वो एक अमीर महाजर से रिलेट करेगा, बोलेगा हम लोग दोनों एक जैसे हैं। जबकि एक गरीब महाजर, एक गरीब सिंधी, एक गरीब पश्तून अगर कराची शहर में, पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, वो सब एक हैं। क्लास रेवोल्यूशन इसी वजह से पाकिस्तान में नहीं आती, बिकॉज़ ये जो शनाख्तों पे हमें लड़ाना है, ये इस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे में। तो अब जो कराची सूबे की बात हो रही है, मैं इसको इसी नज़र से देखता हूँ। ये उसी तरह है जिस तरह 2018 में तब्दीली का वादा दिया और फिर कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये जो सूबे की बात है, अगर वही सियासी पार्टीज़ आनी है, वही सिस्टम चलना है, जो पीछे से सिस्टम है उसके ऊपर दीवार अगर टूटी हुई है, खोखली है, दीमक है उसके अंदर, उस पर आप रेड पेंट कर दें, ब्लू पेंट कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आप समझे रेड पेंट पीपीपी और आप बोलें ये पेंट मनहूस है, ये पेंट सबसे बुरा है, ये पेंट बदलो मुल्क बदल जाएगा, नहीं। पीछे से दीवार ख़राब हुई हुई है, वो येलो कर दो, ब्लू कर दो, MQM आ जाए, PTI आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, पीछे का जो सिस्टम है ना, वो प्रोड्यूस ही ऐसी पार्टीज़ करेगा। मोल्ड है उस सिस्टम के अंदर, मोल्ड के ऊपर आप पेंट बदल के हालात नहीं बदल सकते। पर क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी, सालों की पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग, पाकिस्तान स्टडीज़ हमें जिस तरह पढ़ाई जाती है, या जो सालों साल फौजी प्रोपेगेंडा हुआ है, वो इतना इंट्रेंच्ड है कि लोग जब प्रिटेंड भी करते हैं कि भाई हाँ हम लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, बातें सारी वो इस्टेब्लिशमेंट वाली ही करते हैं। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एनालिसिस के साथ समझाऊँ, अपने से दूर रख के कोई चीज़ समझाऊँ, क्योंकि जब आप दूर से समझ लेंगे, प्रिंसिपल समझ लेंगे, होपफुली अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस समझ लेंगे, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। गवादर जो है, गवादर पे भी बात हो रही है कि गवादर को एक फेडरल टेरिटरी बनाया जाएगा। क्यों? गवादर में रिसोर्सेज हैं, एक डीप सी पोर्ट पोटेंशियल है, सीपैक है, वहाँ डॉलर साइंस नज़र आते हैं, चाइना का पैसा नज़र आता है। तो वो पैसे जो हैं वो गवादर के लोगों को नहीं देना, वहाँ के मछेरों को नहीं देना, वहाँ जो लोग बसते हैं उनको नहीं देना, इन रिसोर्सेज पे काबिज़ होना है। तो एक तरफ तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की मूवमेंट है, मिनरल्स एंड माइंस चाहिए हो तो ओवरनाइट लॉ भी बदल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाता है कि जहाँ पैसा नज़र आ रहा है वो वहाँ के लोकल लोगों को ना मिले, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को मिले। साथ ही साथ आप इस्टेब्लिशमेंट आउट्स को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हो। फवाद चौधरी शुरू हो गए थे, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, ये चीज़ें बिला वजह नहीं होती। फवाद चौधरी शुरू हो गए थे, गवादर तो कभी बलूचिस्तान का हिस्सा ही नहीं था, ये तो हमने ओमान से लिया था। यही मसला है कलोनियल हिस्ट्रीज़ का कि भाई बरतानिया से पहले कोई नहीं थी, खित्ता नहीं था, इसकी तारीख़ नहीं थी। 1947 में हर चीज़ पैदा हुई है। ओमान को कैसे मिला फवाद, बताओ? एक पॉइंट आपको मिल गया व्हाट्सएप पे, आपने बोल दिया, पर आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, गूगल किए बगैर मुझे बताओ कि ओमान को कैसे मिला गवादर? उन्होंने डिस्कवर किया था, ओमानी रहते थे यहाँ पर, खान ऑफ कलात ने दिया ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ख़ित्ता
जो सेंचुरीज से बलूचिस्तान का हिस्सा है, बीच में वो मस्कत को दे दिया, ओमान को दे दिया, तो वो ओमान का हो गया। और पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीद लिया। अच्छा भाई, पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीद लिया, किसने पैसे दिए? पाकिस्तान ने पैसे दिए। किसने पैसे दिए? दिस प्रोपेगेंडा और दीज लाइज आर टोल्ड टू यू सो दैट यू डोंट क्वेश्चन द पावर मूव्स बाय द एस्टैब्लिशमेंट। इस प्रोपेगेंडा से गवादर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में नहीं आ जाएगा, लेकिन जब वो ले रहे हों, हम यही डिबेट करते रहे, अच्छा गवादर तो पहले ही नहीं था। यही तरह, इसी तरह, एग्जैक्टली इसी तरह के झूठ आपको कराची के बारे में बताए जाते हैं। कराची तो अभी सिंध का हिस्सा ही नहीं था, ये तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक बरतानवी साम्राज्य में कुछ सालों के लिए अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध कंट्रोल होता था, उससे पहले एक पूरी जंग हुई थी जिसमें ब्रिटिश मैनेज टू डू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, जिसमें उनको रेजिस्टेंस भी हुई थी। वो एक डिफरेंट हिस्ट्री है तालपुरों की, या लोग कभी एक कलहोड़ा डायनेस्टी या तालपुर डायनेस्टी रैंडम मोमेंट्स इन हिस्ट्री ले लेते हैं। ऑफ कोर्स उस टाइम जंगें होती थी, जो डायनेस्टी होती थी वो कोशिश करती थी उसकी बाउंड्रीज बाहर हों, बाउंड्रीज अंदर हों, पर जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो सिंध ही है ना, वो सिंधु ही है ना। इसीलिए आप वन यूनिट या इस तरह की स्टुपिडिटी जब करते हैं, वापस लोग जिस आइडेंटिटी पे जाते हैं, जिस आइडेंटिटी से उनके सालों का रिश्ता है, सदियों का रिश्ता है, वो सिंध है, वो सिंधु है। तो इसी तरह कराची, अली गुल पीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमेशा से सिंध का हिस्सा था। और आप कुछ भी कर लें, कल इसको अपनी तरफ से तेल अवीव बना दें, eventually what it will come back to is the Sindhi identity, because that is what the historic identity is, that is not a created identity. और इस आइडेंटिटी के लिए लोग लड़े हैं, लोग मरे हैं, तोहफे में आज़ादी सिंध को नहीं मिली है। बिफोर द ब्रिटिश आप पूरी सिंध की तारीख उठा लें, कितना ज़्यादा टाइम, कितने ज़्यादा साल सिंध एक आज़ाद रियासत थी, सिंध ही उसका नाम था। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश असेंबलीज़ में GM सईद और उनके जो साथी हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। आउटसाइड द असेंबलीज़ मिलिटरीली जो हुर मूवमेंट है उसकी तारीख देख लें। अगर आपको लगता है कि सिंधी नहीं लड़े अपनी आज़ादी के लिए, आप हुर मूवमेंट की तारीख देखें, ब्रिटिश रेजिस्टेंस देखें। हमने ब्रिटिश को हीरोज़ बना दिया है ना, या एटलीस्ट जो लोग ब्रिटिश के साथ थे, ब्रिटिश के ग़ुलाम थे, उनको हीरोज़ बना दिया है। उनके नाम पे यहाँ पर रोड हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनको ब्रिटिश ने मार दिया, और जिनकी मदद से मारा वो लैंडलॉर्ड बन गए, वो अमीर बन गए, वो सर्स बन गए। और जो हीरोज़ थे, जो ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वो हुर मूवमेंट हो या राय अहमद खरल हो, वो विलन्स हैं। असल में तो 1857 में जो आज़ादी के लिए लड़े हैं वो हीरोज़ होने चाहिए। पर हमारे हीरोज़ कौन हैं? पाकिस्तान के हीरोज़ कौन हैं? जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य का साथ दिया अगेंस्ट द नेटिव्स, अगेंस्ट द लोकल्स। तो ये सॉफ्ट प्रोपेगेंडा करके, साथ लेजिस्लेशन पुश थ्रू करके आप चाहते हैं गवादर एक कॉलोनी बन जाए। जो आम बलोच है या बलूचिस्तान के जो सारे लोग हैं उनका उससे राब्ता बिल्कुल ही मुनक़ता हो जाए। ये उसी तरह है जिस तरह आपने इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस के लिए मिडल ऑफ द मिडल ईस्ट, इवन दो ये भी एक बड़ी पॉलिटिकल बात है कि उसको मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं, खैर, आपने एक इजराइल बना दिया। उसी तरह आप एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं गवादर की, जिसका लिंक पसनी से ना हो, कोयटा से ना हो, रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान से ना हो, उसका डायरेक्ट लिंक बने पिंडी से। पर ये छोटे छोटे तेल अवीव जो है ना, ये चल नहीं सकते, ये टेनेबल नहीं होते। इनके बनने से फ़लस्तीन की जो तारीख़ है वो मिट नहीं जाती। आप अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर लें, 1947 में कोशिश की गई ना, वायलेंटली ब्रूटली कराची को चोरी किया गया, सिंध असेंबली को डिज़ोल्व करना पड़ा ये करने के लिए। तो जो जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़े थे पाकिस्तान के, जो लोग रेजोल्यूशन लेकर आए कि पाकिस्तान बने, उनको डिसमिस करना पड़ा, वो असेंबली डिज़ोल्व करनी पड़ी, जस्ट ताकि आप कराची को एक्वायर कर सकें। उसमें जो सारी सिंध की रिसोर्सेज थी वो कराची को दे दी गई और वो फिर फेडरल गवर्नमेंट की हो गई। एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने सिंध बनाया या बलूचिस्तान बनाया, पंजाब बनाया। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, बंगाल, बलूचिस्तान, सिंध, इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। अब पाकिस्तान बनने के बाद आपने जो वादे किए थे इन लोगों से वो तोड़कर आपने लाहौर रेजोल्यूशन को जलाकर एक सेंट्रलाइज पावर सिस्टम बनाया, जहां आपने सोचा कि इनको कॉलोनीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान के साथ आपने क्या किया? कोई वजह है ना कि वो बांग्लादेश बन गया। ये कर कर एक एलीट एंट्रेंच हुई। जो हमारी पावर थी वो ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, उसने एक फाइनेंशियल एलीट को एंट्रेंच किया, उनको सब्सिडीज़ दी, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए, उनके फ़ायदे कराए, उनकी वजह से ऐसी पॉलिसी बनाई कि ये माला माल हो जाए। वहाँ से एक एलीट बनी। रोज़ीटा आर्मिटाज की पूरी इसके ऊपर किताब है, हमने कई इसके ऊपर पॉडकास्ट किए हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, कोई वजह है ना कि अयूब खान के आने तक महबूब उल हक ने कहा कि 22 फैमिलीज़ पाकिस्तान की
बेशतर रिसोर्सेज पर कहीं कहीं तो 2/3 रूल करती हैं, ओन करती हैं। तो ये कैसे हुआ? एलीट कैप्चर से ही हुआ ना। और वही एलीट कैप्चर का सिस्टम जो है वो 80 साल बाद भी बिल्कुल वैसा है। वो 22 फैमिली से 220 हो गई होंगी फैमिलीज़, लेकिन जो सिस्टम बना है वो सिस्टम बिल्कुल वैसे चल रहा है। तो जिन लोगों को लगता है पाकिस्तान नहीं चल रहा, नो नो नो, पाकिस्तान इज़ वर्किंग परफेक्टली वेल, बट इट्स वर्किंग फॉर द पीपल हु डिज़ाइंड इट टू वर्क फॉर देम, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी। और ये जो पैसा दिया गया, ये जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, ये जो गवर्नमेंट को सैलरीज दी गई, ये जो कराची के एक लीड बनाया गया, इसका कई पैसा तो प्रिंसली स्टेट्स ने दिया था। आप जाकर देख लें, बहावलपुर जो प्रिंसली स्टेट है उसने कितना फ़ंड किया पाकिस्तान को। आज साउथ पंजाब की जो ग्रीवेंसेस हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं कि देखें जी इकॉनमी तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भाई बहावलपुर ने जो पैसा दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान सर्वाइव किया, पाकिस्तान चला। या अगर सिंध में भी आप देखें तो खैरपुर जब तक उसकी असेंशन नहीं हुई थी, खैरपुर में क्या एजुकेशन थी, क्या लिटरेसी थी, कितना पैसा था, आज खैरपुर के हालात देख लें। तो जिन लोगों ने वाकई पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान ने बाद में उनके साथ क्या किया। तो ये 2025 में बैठकर इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करना कि भाई पाकिस्तान पाल रहा है बलूचिस्तान को। कैसर बंगाली साहब की किताब पढ़ लें, क्राई फॉर जस्टिस, उसमें वो कहते हैं बलूचिस्तान ने 7 ट्रिलियन की सब्सिडी दी है पाकिस्तान को, 7 ट्रिलियन की। तो आपने वहाँ से सारी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की, उनकी गैस से इंडस्ट्री लगाई, उससे पैसा बनाया। अब आप कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान जितना प्रोड्यूस करता है, जितना टैक्स देता है, उससे ज़्यादा हम देकर उसको एहसान कर रहे हैं। चलें, मत करें एहसान, पहले जो 7 ट्रिलियन है वो तो वापस कर दें। या कल को अगर वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली पहले उनका हक बनता है, सूबे का हक बनता है, जो वहाँ लोग रहते हैं उनका हक बनता है, उनको दे दें। नहीं, उससे भी जो इनकम जनरेट होगी वो लाहौर में लगेगी, इस्लामाबाद में लगेगी, कराची में लगेगी। और यही पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है। जब ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा था, जब ईस्ट पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी उसके ओनर्स कराची में थे, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जंग की। पर यहाँ पर जब करते हैं उनको गोलियां मार देते हैं और उनको आप दुश्मन समझते हैं। और आपको संभव लगता है कि जो विक्टिम है वो तो बेचारी ये एलीट है। ये एलीट ने एक्चुअली ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस एलीट ने एहसान किया है पाकिस्तान पे। नहीं नहीं, पाकिस्तान ने एहसान किया है इस एलीट पर। पाकिस्तान ने एक सिस्टम बनाया है जिससे ये इंट्रेंच रहती है एलीट, और वो करने के लिए जो पैसा आया है वो या तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से आया है या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने दिया है। ये सब आपको नहीं पता, इसीलिए अली गुलपीर के इतनी सिंपल से हिस्टोरिकल फैक्ट पे आप लोग ट्रिगर हो जाते हैं। मैं तो शौक में चला गया था कि कमेंट सेक्शन में लोग अली गुलपीर को बोल रहे हैं ये देखो गैर मकामी आ गया। आप ये सोच के सकते हैं, आप बोल के सकते हैं, पहले तो किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, अली गुल पीर के बारे में, अली गुल पीर के दादा हैं पीर इलाही बख्श। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, PIB। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि PIB कॉलोनी जो है वो ज़मीन है जो अली गुल पीर के दादा ने दे दी थी कि बेचारे जो लोग आए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनको ज़मीनें चाहिए, उनको हाउसिंग चाहिए, उन्होंने ये कॉलोनी दे दी थी। आज उनके ग्रैंड सन को आप गैर मकामी बोल रहे हैं, मतलब ये सेंस बनता है कोई? कितना प्रोपेगेंडा करना है, कितना झूठ बोलना है। लोग टीवी पे आकर इस तरह की बातें, टीवी पे नहीं पॉडकास्ट पे आकर इतनी जाहिलाना बातें। एक वक्त जहाँ गूगल सबके पास है, चैट GPT सबके पास है, इतनी जाहिलाना बातें कि भाई ये जो सारी ज़मीन थी सिंध की तो वादा की गई थी हमें नेहरू लियाकत पैक्ट में। वो ये ना कि इजराइल वाज द लैंड दैट वाज प्रॉमिस्ड। नेहरू लियाकत पैक्ट उठा लें, कहाँ वादा किया गया, कहाँ किया गया? मुझे प्लीज़ वो खोल के दिखा दें, वो क्लॉज दिखा दें। आप खुद देख लें, आप खुद देख लें। एक माइग्रेंट क्राइसिस था, ज़मीनें नहीं थी, हाउसिंग नहीं थी, वो दी गई। आप उसको आर्ग्यू करें उस वक्त ज़रूरत थी, बिल्कुल ज़रूरत थी। पूरे पाकिस्तान का जो मोस्ट ऑफ पब्लिक हाउसिंग बजट है वो कराची में लगाया गया। लियाकताबाद, नाज़माबाद, इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई। लॉट ऑफ द रेजिडेंशियल वाटर सप्लाई वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स कराची, बिकॉज कराची की जो पॉपुलेशन है वो ओवरनाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पीपल प्रेफर्ड कराची ओवर अदर प्लेसेस इन सिंध। एटलीस्ट सिंध में लोग कराची में ज़्यादा आए थे, तो फिर कराची में उनको घरें दी गए, ज़मीन दी गई, सेटल किया गया। इस तरह ये शहर बना है। टू टर्न अराउंड एंड देन बी लाइक के अब कोई और यहाँ पर नहीं आ सकता। भाई कराची ने पाकिस्तान नहीं बनाया, पाकिस्तान की रिसोर्सेज, सिंध की रिसोर्सेज लगी हैं कराची को डेवलप होने में। पोर्ट कासिम जो है, पोर्ट कासिम बना है ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा, पाकिस्तान के पैसे से बना है ना। फाइनेंशियल लीड ने भी पैसा लगाया, कुछ उनका भी फ़ायदा था। नाउ टू टर्न अराउंड एंड बी लाइक ये अब हमारा है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने पेटी लेवल पर आकर
एक अब कुछ लोगों के सियासी फ़ायदे के लिए या केओस इंसू करने के लिए या अपनी नफ़रतें जस्टिफाई करने के लिए किस किस्म की जाहिलाना बातें करते हैं। और जो आज हो रहा है मुझे बहुत पहले नज़र आ गया था, इसीलिए कराची कहानी की एक पूरी सीरीज़ है। जो मैं बातें कर रहा हूँ वो किताबों के रेफरेंसेस के साथ, डेटा के साथ, एविडेंस के साथ मैंने पूरी सीरीज़ में वो आपको बताया हुआ है। अगर आज भी मेरी कोई बात आपको लगता है इसका एविडेंस कहाँ है, उन वीडियोस में देखिए, उन वीडियोस में नहीं मिले तो मुझे बताइए, मैं आपको फैक्चुअली सारी चीज़ें बता दूंगा। और ये सब मुझे होता हुआ नज़र आ रहा था कि जो रीलॉन्चिंग चल रही है, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो डिस्कशंस वापस आ रहे हैं, जो नफ़रतें वापस फैलाई जा रही हैं, इस सिंधी मुहाजिर इशू को वापस इन्फ्लेम किया जा रहा है, वो किस पर्पज़ से किया जा रहा है मुझे बहुत पहले नज़र आ गया था। कभी भी आपको ना केओस इंसू होता हुआ नज़र आ जाए, आप समझ जाएँ कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। आफाक अहमद वापस आए हैं सीन पर, उन्होंने कुछ इस तरह की बात की इंतहाई बेवकूफ़ाना कि हम पाकिस्तान आए थे, सिंध नहीं आए थे, पर सिंध था ना। मतलब ये वही इजरायली सोच है ना जिसको मैं कहता हूँ कि भाई फ़लस्तीन थोड़ी था। वो इजरायली भी तो यही कहते हैं ना कि हम तो इजराइल आए थे, फ़लस्तीन का क्या ताल्लुक़। और जब आप ये सोच कर आते हैं, फिर जो वहाँ लोग रह रहे होते हैं ना, उनसे आपको नफ़रत होना शुरू हो जाती है। इनके लिए थोड़ी आए थे हम, इनका क्या कल्चर है। लियाकत अली खान ने भी इसी तरह की बातें की, सिंध का क्या कल्चर है। आप एक जगह आ रहे हैं, अगर उस कल्चर की हर चीज़ से आपको नफ़रत है तो फिर आप एक ऐसी चीज़ ही बनाएंगे ना जो उस कल्चर से डिस्कनेक्टेड है। आप कोशिश करेंगे तेल अवीव बनाने की, वो नहीं बनेगा। अगर सिंध के लोग हैं वो आज़ादी के लिए लड़े हैं, एक तारीख़ है। अब तो आपने मजाक बना दिया है ना, मरसूं मरसूं सिंध ना देसूं, पर ये कितनी ऑनरेबल बात है। अगर ये कोई पैलेस्टीनियन आके बोले कि मैं मर जाऊँगा लेकिन अपनी ज़मीन नहीं दूँगा, ये बातें उनके बारे में भी तो की जा सकती हैं कि भाई ठीक है, क्या हो गया, मैप्स बदलते हैं, बॉर्डर्स बदलते हैं, इसराइल बन गया, सीरिया में अगर रहोगे क्या मसला है, पैसे लो, क्या मरने का तुम्हें शौक़ है, ये क्या है, हाँ मर जाऊँगा, पैलेस्टाइन नहीं दूँगा। इसी तरह उनका मजाक उड़ाया जाता है ना। बट देयर समथिंग रियली ऑनरेबल इन दैट कनेक्शन विद द लैंड, इन द आइडिया कि ब्रिटिश आ जाए और इन्वेडर्स आ जाए, हम लड़ते रहेंगे। ये ज़मीन जो है इससे हमारा कनेक्शन है, जो दरिया है इससे हमारा कनेक्शन है, जो शनाख्त है इससे हमारा कनेक्शन है। इसको बुरा समझना या इसका मजाक उड़ाना, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की रैशनैलिटी है, मेरी तो समझ से बाहर है। आई एक्चुअली रिस्पेक्ट पीपल हु फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस, दिस इज़ वाई आई रिस्पेक्ट पीपल हु फॉट इन 1857। कि आप एक ज़मीन के आइडिया के लिए लड़ रहे हो ना, आप एक आज़ादी के आइडिया के लिए ही लड़ रहे हो। यही लड़ाई हमने हाल ही में भी देखी जब कनाल मूवमेंट है कि भाई अगर आप हमारा पानी रोक देंगे, हमारी ज़िंदगी रोक देंगे, हम लड़ेंगे। ये 1 यूनिट जब आपने कोशिश की, सिंध की शनाख्त बनाने की कोशिश की, लोग लड़े। उसके बाद 70s में एक लेफ़्ट काफ़ी वाइब्रेंट आपको सिंध में नज़र आई, फिर MRD मूवमेंट हुई। तो सिंध ने तो हमेशा रेजिस्ट किया है, हमेशा लड़ा है, और यही रेजिस्टेंस स्क्वाश करने के लिए, यही रेजिस्टेंस दबाने के लिए, मिटाने के लिए बार बार कोशिश की है कि सिंध और सिंधियों की शनाख्त मिटाई जाए, ये रेजिस्टेंस स्क्वाश की जाए और कराची को एज अ काउंटर वेट यूज़ किया जाए। बिकॉज आप अगेन थोड़ी सियासत समझे ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारा कोर मसला है और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस माउंट करनी है, अगर सिंध माउंट करेगा यूनाइटेड फ्रंट पर, लेकिन कराची को आप एज अ पुल स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं टू ब्रिंग देम डाउन, तो वो रेजिस्टेंस कभी आगे नहीं जाएगी, बढ़ेगी नहीं। नाउ इमेजिन रेजिस्टेंस जिसमें कराची सिंध मिलकर रेजिस्ट करें। हाउ ब्यूटीफुल वुड दैट बी। बट अनफॉर्चुनेटली कनाल मूवमेंट हो रही होती है तो कराची में नहीं आपको नज़र आ रहा होता, सिंध पूरा बाहर आ रहा होता है। आई डोंट, कराची को क्या लगता है कि हमारा पानी कहाँ से आ रहा है, यहाँ अगर हम सब्जियाँ खा रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, कोई कनेक्शन नहीं फील होता। या तो लोगों को इतना डिस्कनेक्ट कर दिया गया है कि उनको लगता है कि ठीक है हमारे पास पानी आता रहे, बाकी सिंध में लोग मर जाएं, नॉट आवर बिजनेस। अब आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इन पॉपुलर इमेजिनेशन क्यों कराची को अलग किया जाता है सिंध से, या टीवी पे कराची और सिंध क्यों बोला जाता है, ताकि आप अपने आप को एक कलेक्टिव पॉलिटी का, एक कलेक्टिव का कभी हिस्सा समझे ही ना। और यही तारीख़ में हुआ है कि जहाँ एक तरफ कोई और मूवमेंट चल रही है मुल्क भर में, तो कराची में जमात इस्लामी या MQM या रिलीजियस पार्टीज़ या इस्टेब्लिशमेंट एक अलग तरह की सियासत कर रही है, या कराची में केओस और वायलेंस करवा कर नेशनल गवर्नमेंट्स गिरा दी जाती हैं। आप वोटिंग पैटर्न्स ही देख लेना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंसेस जितने हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, वहाँ MQM ने कहाँ वोट किया है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, आफ्टर द ब्रोकन promises of the Lahore resolution, after what has been done to Sindh, after extracting all these resources, अगर आपको लगता है कि लोगों के जज्बात नहीं होंगे, इमोशंस नहीं होंगे, तो आई डोंट नो आप क्या समझ रहे हैं लोगों को।
और ऐसा नहीं है कि जी सिंध का सारा नुकसान करके कराची का बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करके एक एलीट का फ़ायदा हो सकता है, एक एलीट माला माल हो सकती है, बिलियनियर्स बन सकते हैं, बट ओवरऑल शहर का आप हाल देख लें। 1947 से पहले इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, आज देख लें आप, एक स्लम बन चुका है कराची, मतलब फर्स्ट लिवेबल सिटीज़ में दुनिया के आ रहा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो सियासतदान हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष हैं, आइल्ला बेचारे हैं, नहीं, वो एक पॉलिटिकल फ्रंट है। अगर तो 75 साल में कराची का ये हाल हुआ है तो उस 75 साल में सबसे ज़्यादा जिन्होंने रूल किया है उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो ये कैसे कराची का सलूशन हो सकता है कि कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के मसले हैं, जिन्होंने 75 साल में बर्बाद किया है या वायलेंस किया है या केओस किया है, उनको कराची दे दो, कराची ठीक हो जाएगा। और अगर आप ये राय रखते हैं तो फिर समझिए कि वही आपको ये राय आपके अंदर ब्रेन वॉशिंग के थ्रू दे रहे हैं जिनका इस राय से फ़ायदा होगा। वरना तो सिंध को 1947 से भी बहुत नुकसान हुआ कि कई, इफ़ यू गो एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट लेफ्ट सिंध इन 1947, वही लोग अब इंडिया में जाके मिलियनियर्स बन गए हैं, बिलियनियर्स बन गए हैं। आपको बुक्स में झूठ पर पढ़ाया जाता है कि अयूब खान का दौर बहुत अच्छा था। अयूब खान के दौर में एक एलीट बहुत अमीर थी। लेबर के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था कराची में भी, ईस्ट पाकिस्तान में भी, वो जाकर पढ़ लीजिए, लेबर की तारीख़ पढ़िए पाकिस्तान में। इसी तरह मुशर्रफ है, आपको बताया जाता है कि बहुत अच्छे हैं, हाइला अंडर पास बन रहे थे। जब मैं इसराइल से कंपेयर करता हूँ, मैं इस एलीट की सोच को करता हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी को इसराइली नहीं बोल रहा होता। ये जब मैं किसी एलीट को बोलूँ तो वो अगेन अपनी आइडेंटिटी वेपनाइज़ करने के लिए ना, कि आप मुझे गाली दें, बोलूँ देखा इस सारे सिंधियों को गाली दे रहा है, सारे सिंधियों उसको अटैक करो, ये हम सब के ख़िलाफ़ है। समझ जाइए ना कि झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसी तरह और लोग करते हैं जब उनको मैं एक्सपोज करता हूँ। ये सोच इजरायली है कि बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में सिविल वॉर है, आप फ्रेंच बीच पे रेव करते हुए इंटरव्यू दे रहे हैं कि वाह मुशर्रफ इज़ ग्रेट, मुशर्रफ वी आर वेरी प्राउड ऑफ मुशर्रफ, मुशर्रफ इज़ द बेस्ट। How is this different from people who were doing a rave right next to Palestine after what Israel was doing in Palestine? तो वो जो कराची में अमेरिकन एड के थ्रू मुशर्रफ ने पैसा दिया और आपको 2 रोड बने हुए दिख गए और आपने बोला मुशर्रफ तो हमारे हीरो हैं, कुछ लोगों ने तो इसलिए बोला कि उनकी आइडेंटिटी सेम थी। क्या किया बलूचिस्तान में, क्या किया खैबर पख्तूनख्वा में, और उस पैसे का फिर क्या फ़ायदा मिला कि उसके बाद जितने बॉम्ब फटे, जो टीटीपी हमें गिफ्ट दिया मुशर्रफ ने, उसने जितने बॉम्ब फाड़े, जितना वायलेंस किया कराची में, चलें जान की तो किसी को परवाह नहीं होती ना, लोग तो मरते रहते हैं, आपको परवाह नहीं होती। फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ है, ये कराची कहानी में हमारी सीरीज़ भी हैं कि 90s और 2000s में एक्सटॉर्शन, गैंग वायलेंस की वजह से बिलियंस का नुकसान हुआ है कराची में। तो कराची का जो दुनिया में पोटेंशियल था, जो अचीव हो सकता था, ये करके किसने वायलेंस शुरू किया कराची में, किसने वेपन्स दिए कराची में, ज़ियाउल हक ने। किसने कैंपसेस पे वायलेंस शुरू किया, थंडर स्क्वाड्स बनाए, ज़ियाउल हक ने। 90s में किसने किया वायलेंस? MQM हकीकी बोलेगी MQM एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, MQM बोलेगी MQM हकीकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, दोनों में से कोई तो सच बोल रहा है। इसी तरह पीपल्स अमन कमेटी जो है, आपको लगता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी वीक है कि एक लियारी का नेबरहुड है, उसमें एक कुछ लोग रहते हैं, उनका क्लीन अप नहीं हो सकता? या आप जाकर उस टाइम के सारे इंटरव्यूज़ देख लें, जब पुलिस एक्शन हो रहा था तो ज़ैर बलोच आके क्या बोलते थे कि मैं पुलिस को नहीं, मैं ISI को गिरफ्तारी दूंगा। या आज ज़ैर बलोच प्रोटेक्टेड हैं, कैसे हैं? आज आप जाएं लियारी और जाकर ज़रा चक्कर मारें और सोचें कि ये डेकेड्स तक नो गो एरिया क्यों था, किसने किया हुआ था? आपको हमेशा चीज़ बता दी जाती है कि सियासी लोग दुश्मन हैं, सियासी लोग बुरे हैं। सियासत के जो लोग हैं, हमारे पॉपुलर पार्टी जो हैं, PMLN, PTI, PPP, MQM, जमात इस्लामी, ये पॉलिटिकल फ्रंट हैं, ये कवर दे रहे होते हैं। पीछे से कौन निज़ाम चला रहा होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुशर्रफ के दौर में आपको रेगुलर बोरी बंद लाशें मिलती थीं, एक्सटॉर्शन होती थी, भत्ता कल्चर था, चोरियां थी, चाइना कटिंग का कल्चर था। 12 मई को जब लाशें गिरी हैं, मुशर्रफ ने यूं मुक्के लहराए थे कि देख ली बेटा पावर। इस तरह तो एक माफिया गैंग वॉर की तरह तो शहर चलाया जा रहा था। वो कोई वापस चाहता है? कोई चाहता है कि इस तरह का कराची वापस हो? नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े नहीं हुए उस टाइम में, वो 90s का कराची देखा नहीं है उनको। तो हज़ारों करोड़ों मसले हैं कराची के, पर बहुत बेहतर है जो कराची था, जिस तरह के हालात थे उससे बहुत बेहतर था। अगेन, मैं जो हमारे सियासतदान हैं उनको कार्ड ब्लांच नहीं दे रहा या क्लीन चिट नहीं दे रहा, बट प्लीज़ कंटेक्चुअलाइज द परफॉर्मेंस। 2008 to 2018 का अगर हम टाइम पीरियड देखें, मुशर्रफ ने आपको बलूचिस्तान में एक सिविल वॉर दी थी,
पूरे पाकिस्तान में टीटीपी दी थी, रोज़ बॉम्ब फटते थे। मैं उस टाइम में कराची में था, ऐसा होता था कि हम रोड के उस साइड पे जा रहे हैं, रोड के उस साइड बॉम्ब फटा हुआ है, रेगुलर अकरेंसेस होती थी, फ़र्क ही पड़ना ख़त्म हो गया था। आप अखबार खोलते थे, बोलते थे 7 किल्ड इन कराची येस्टरडे, उससे बड़ा अच्छा दिन है, सिंगल फिगर्स में लोग मरे हैं। इस तरह हम लोग पले बड़े हैं। उस चीज़ को क्लीन अप करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगी ना, उसके बाद डेवलपमेंट आएगी। जब यही नहीं पता कि अगर कोई बिज़नेस लगाता है वो कल भत्ते में मारा जाएगा, बोरी में उसकी लाश मिलेगी या टीटीपी बॉम्ब मार देगी, उस शहर की डेवलपमेंट क्या होती। तो ये जो 30 साल फ्रॉम ज़िया टिल द एंड ऑफ मुशर्रफ अगर आप कर लें, बर्बाद जो हुआ है कराची 40 साल 30 साल सॉरी, किसने किया है? तो आज ये सलूशन है कि भाई कराची को अगर फ़िक्स करना है तो जिन्होंने सबसे बुरा हाल कराची का किया है, जिन्होंने कराची को यूज़ किया है फॉर देयर पॉलिटिक्स, उनको वापस दे दो कराची। सेंस नहीं बनता ना इस बात का। एंड हैव नो क्वाम्स अबाउट इट, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज्ड। अगर कराची फेडरल टेरिटरी बन जाता है या प्रोविंस बन जाता है तो फिर कराची पिंडी के हाथ में जाएगा। अभी भी कराची के बेशतर इलाके जो हैं, एक्चुअली मेजॉरिटी जो है वो कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं। आप उनका हाल देख लें, डीएचए की भी आप जाकर देख लें, कितने ओपन मैन होल कवर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ जब रोड बन रहा होता है वो बिल्कुल ही खुले खुले होते हैं। कभी कभी तो गाड़ियाँ भी चली गई थी, जैसे एक्चुअली हैपेंड कि वो रोड बनाने के लिए पूरा खुला था, रात को लोग ड्राइव करते हैं, पूरी गाड़ी अंदर उसके चली जाती थी। वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं होता, बिकॉज फिर डीएचए पे तनकीद करने का क्या मतलब है पाकिस्तान में, आप समझ ही सकते हैं। तो चलें, जो लोग कह रहे हैं कि भाई सूबा बनना ही सोल्यूशन है, लेट्स प्ले इट आउट ना, व्हाट विल हैपन। किसकी रैलीज़ हो रही हैं, किसके पोस्टर्स लग रहे हैं, तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर तुझे कराची सूबा बनता है, कौन प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी? एमक्यूएम होगी। एमक्यूएम की क्या तारीख रही है कराची में, एमक्यूएम ने क्या किया है कराची के साथ। जो आम आदमी भी एमक्यूएम का हिस्सा बने थे, वो फिर चाइना कटिंग और कंट्रोवर्सी और स्कैंडल के बाद बिलियनियर्स बन गए। वही लोग जो अब, पहले आप आर्ग्यू करें ज़िया-उल-हक ने बनाई नहीं बनाई, जो भी आपने आर्ग्यू करना है, अब तो एमक्यूएम के लोग नहीं आर्ग्यू कर सकते कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं है एमक्यूएम। तो ऐसा नहीं है कि वही ग्रेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिल जाएगी कराची को। कराची का जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको जुडिशरी से मसला नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि सिंध हाई कोर्ट नहीं, कराची हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट है ही कराची में, सारी असेंबलीज हैं ही कराची में। लेजिस्लेशन से कोई मसला नहीं करता कि ये लॉ जो सिंध में अप्लाई होता है ये कराची में लॉ नहीं अप्लाई होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के मसले हैं ना, गटर साफ़ नहीं होते, गली साफ़ नहीं होती, मैन होल कवर्स खुले हुए हैं, डंपर का मसला है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत आसान हल है, लोकल एम्पावर्ड गवर्नमेंट्स। अगर तो गली में गटर खुला है, मैन होल कवर नहीं है, ये गली का यूनियन काउंसिल मेंबर मोहल्ले का डिसाइड करेगा तो वो ठीक भी होगा। और अगर ठीक नहीं होगा, आप जाके उसका गला भी पकड़ोगे कि भाई तुझे मैंने वोट दिया था, तू आया हुआ है, तुझे मैं टैक्स देता हूँ, तू ये क्यों नहीं कर रहा। ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व कर देगी, बिकॉज आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो एम्पावर्ड होगी। और ये बात लिख लें, इस्टेब्लिशमेंट ये कभी नहीं होने देगी, बिकॉज फॉर देम टू बी रियली इफेक्टिव दे ऑल्सो हैव टू हैव लोकल टैक्सेशन। अब आपको थोड़ी गेम समझ में आना शुरू हो जाएगी कि भाई सूबे बन क्यों रहे हैं, 28वीं आईनी तरमीम की बात हो क्यों रही है, साथ ही साथ एनएससी अवार्ड रिवाइज़ होने की बात क्यों हो रही है। बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट का शिकवा ये है कि पैसे तो प्रोविंसेस के पास चले जाते हैं, फेडरल लेवल तक आते ही नहीं हैं। जब फेडरल लेवल तक आएंगे ही नहीं तो हमें मिलेंगे कैसे। तो वो चाह रहे हैं कि भाई जिन जगहों से पैसे बन सकें, वो गवादर हो, वो कराची हो, वो फेडरल के हाथ में ले लो ताकि पैसे डायरेक्टली हमारे पास आएँ। इस सिनारियों में जब पूरा का पूरी चीज़ की इसलिए जा रही है कि फेडरल इदारों के पास पैसे ज़्यादा हों, आपको क्यों लगता है उस सिस्टम में कराची के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि यार कोई गरीब लोग हैं, लेट्स से कोई सोशल प्रोग्राम्स हैं, कोई हॉस्पिटल है, उसके पैसे लेकर वो कराची में कोई आपको प्रोजेक्ट बना कर दे दें, आप बोलें वाओ। बट वो फिर बलूचिस्तान में गुर्बत और बढ़ेगी, मसले और बढ़ेंगे। बट अदर देन दैट, इफ़ यू थिंक दैट we'll get more money as a result of this, I think it's a fool's paradise. The federation will get more money. People who want this done will get more money. They're doing this to line up their pockets. अगर तो वो सीरियस होते तो भाई लोकल गवर्नमेंट ला दो ना। लोग अगर कहते हैं रेजिस्टेंस है तो लोकल गवर्नमेंट की कम रेजिस्टेंस होगी एज अपोज टू नए सूबे बनाने की। ओनली स्टैंड्स टू रीज़न राइट कि लोकल गवर्नमेंट अगर नहीं भी करनी चाहती सियासी पार्टियाँ,
ये तो फिर भी कर देंगी एज अपोज टू कॉन्स्टिट्यूशनली मुल्क का फेडरेशन का स्ट्रक्चर बदल के और सूबे बनाना। आप लोकल टैक्सेशन करेंगे जब, उसका नुकसान ये है कि वो फेडरेशन तक, क्या प्रोविंशियल लेवल तक भी नहीं जाएंगे। आपका मेरा फ़ायदा है कि यार मैं पानी के जो पैसे हैं, मेरे घर में जो पानी आता है वो देता हूँ इधर, तो उस पैसे से वो सबके इतने घर के पैसे बन जाते हैं। उससे अगर मेरा पानी नहीं आ रहा, उससे अगर मेरे गली साफ़ नहीं है, या मैं गली साफ़ करने के पैसे देता हूँ या कचरा उठाने के पैसे देता हूँ, टैक्स देता हूँ, वो मोहल्ले में इधर जमा हो रहा है। अशफाक जो है हमारा यूनियन काउंसलर है, जो 4 घर नीचे रहता है, अगर तो जी गली हमारी है, गली हमारी साफ़ नहीं है, गली में हमारे ढक्कन खुले हुए हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, मैं अशफाक की घंटी बजाऊँगा, बोलूँगा अशफाक तूने ये क्या किया। अगर पूरा साल अशफाक नहीं करेगा, अगले साल बोलूँगा अशफाक को तो वोट ही नहीं देना, जबरान को वोट देना है। ये होती है डेमोक्रेसी इन एक्शन। ये कभी नहीं होने देगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स की सियासत है कि भाई आज आप लोग सारे जो हैं PMLQ बन जाएं, अब PMLQ हमें नहीं पसंद, आप सारे PTI बन जाएं, अब जो है तहरीक इस्तेकाम पार्टी बन जाएं, ये सियासत इनको सूट करती है। इसीलिए ये लोकल टैक्सेशन, जहाँ पैसा प्रोविंशियल लेवल, फेडरल लेवल क्या प्रोविंशियल लेवल जाए ना, ये ना हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूट करता है सिस्टम, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट करता है। इसीलिए ये कभी नहीं आएगा। यही हल है, आप बनाते रहें, आप 50 सूबे बना दें पाकिस्तान में, अगर ये सिस्टम वैसा ही रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट वैसी ही रहेगी, 500 सूबे बनाने से भी खक फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मुल्क को। इन ऑल ऑफ दिस PPP बिकम्स द स्केप कोट। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा। अगर तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो वो लड़काना में भी उनकी वही एडमिनिस्ट्रेशन है। इन्हीं इलेक्टेबल्स को वो इस्तेमाल करके या फ्यूडल्स को इस्तेमाल करके पावर में आते हैं। फ्यूडल निज़ाम पे मैं लानत भेजता हूँ। आई कैन नेवर स्टैंड फॉर दैट। हमारी आप लोग जाकर वीडियोज़ देख लें कि जब नसरुल्लाह गडानी हो, नाजिम जोकी हो, जब नाहक मर्डर्स हुआ, हमने किस किस तरह से वीडियोस बनाई हैं। PPP के एलीट कैप्चर में वो बहरिया टाउन हो, वो मलीर एक्सप्रेसवे हो, हमने एक्सपोज कर करके वीडियो बनाई हैं। माई पॉइंट इज़ कि जब आप ये आर्ग्यू करते हैं ना, नॉट PPP बट MQM, नॉट PMLN बट PTI, ये आर्ग्यूमेंट मुझे फूलिश लगती है, क्योंकि इनके चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। पीछे से ये 19-20 का फ़र्क है। जिस तरह मैंने पेंट का बोला था, ये पेंट की कोटिंग है, दीवार से लड़ना है, दीवार मसला है। और ताकि आपको ये नज़र ना आए, आपको इस तरह की झूठी बकवास की जाती है कि कराची का पैसा लड़काना में लग रहा है, चले मेरे साथ लड़काना। मैं जिसको जाना है, मैं एक फील्ड ट्रिप लेके जाऊंगा कि मुझे ज़रा लड़काना में दिखाओ कहाँ पैसा लग रहा है। आपको आइडेंटिटी पे डिवाइड करने के लिए इस तरह की झूठी बकवास की जाती है, क्योंकि आप महाजर हो इसलिए सिंधी आपसे नफरत करते हैं। तो भाई लड़काना में तो सिंधी है ना, लड़काना में पैसा लग रहा है, या वो सिंधी भी सिंधी से नफरत करते हैं। आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल की जाती है आपको उल्लू बनाने के लिए, ताकि आप पॉलिटिकल रियलिटी ना देखें, ताकि आप इसी बकवास में फंसे रहें कि महाजर तुम्हारा दुश्मन है, सिंधी तुम्हारा दुश्मन है। इन नफ़रतों से बाहर आएँ। अगर PPP ख़राब है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब है, तो वो यूनिकली कराची के लिए नहीं ख़राब, वो पूरी सिंध में ख़राब है। अगर हटाना है तो आप सिर्फ़ कराची में शोर करके नहीं कर सकते, आपको एक सिंध वाइड कलेक्टिव रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। वो कलेक्टिवनेस अपने अंदर पैदा तो करे ना, कि आपको लाड़काना में जो लोग हैं उनके हक भी उतने ही हक लगें जितना कि आपका हक है। दिस आइडिया दैट द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विल कंटिन्यू बट वी वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ द ओप्रेसर्स। हमें जो है ना, हमें हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री के अंदर लो, सिस्टम वही रखो, फ़ायदा वही करो, पर अब मैं भी एक्सप्लॉयटर्स में आ जाऊँ, एक्सप्लॉयटेड में ना आ जाऊँ। ये लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इसराइली सोच ही है ना। मतलब सबसे मनहूस चीज़ में दुनिया में यही सोच रखती है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं का रेफरेंस देता हूँ। वरना तो अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, चलें मेरे साथ पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, जो जो सेफ़ है एटलीस्ट वो घूम लेते हैं। ड्रोन पे देख लें, गूगल मैप्स पे देख लें, टिल यू डोंट हिट सेंट्रल पंजाब। कराची से ज़्यादा डेवलप्ड है क्या? बलूचिस्तान से कोई अगर कराची आ जाए, वेस्ट ऑफ सिंध से कोई कराची आ जाए, उनको लगेगा न्यूयॉर्क सिटी आ गए हैं हम। अभी हम सांगड़ में थे, सांगड़ के लोगों ने बोला हमें गैस नहीं मिलती, सामने गैस फील्ड हमें नज़र आ रही थी, वहाँ से यहाँ तक पाइप नहीं डला हुआ, कराची तक डला हुआ है। यही डेरा बुख्ती का हाल था कि डेरा बुख्ती में गैस नहीं थी, पर गैस डिस्कवर होने के बाद कराची में गैस थी। सारे बचपन हमें गैस मिली है, सस्ती गैस मिली है। मैंने पहले बताया था 7 ट्रिलियन की बलूचिस्तान ने सब्सिडी दी है। तो आप ये नहीं आर्ग्यू करते कि पाकिस्तान के हर घर में गैस होनी चाहिए। ये कंप्लेन होती है कि कराची में 8 बजे के बाद गैस नहीं आ रही। अब आप मुझे बताएं कि क्या ज़्यादा ऑपरेशन है,
कि आपके शहर से गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है, डेकेड्स तक हो रही है, आपको उसके पैसे भी नहीं मिल रहे, उसकी जो सब्सिडी है वो भी आप दे रहे हैं, उसके बाद आपके घर में गैस भी नहीं आ रही है, आप गैस सिलेंडर पे चला रहे हो जबकि यहाँ से गैस निकल रही है, या कि सालों साल सब्सिडाइज्ड गैस आपको मिली है, उनके हक से मिली है, लेकिन अब जो है वो 8 बजे के बाद नहीं आती। क्या ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज? कराची हिस्टोरिकली डेटा के थ्रू मैं आपको दिखा सकता हूँ, हैज़ ऑलवेज गॉटन मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज। पानी भी जो है सिंध में कह दो, बलूचिस्तान में कह दो, कराची में आता है, बिकॉज ये जो एक बेवकूफ़ाना आइडिया है ना आइडेंटिटी वाला, ये नहीं है। कराची पे फोकस ज़्यादा इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि कराची पे आपके हुक्मरान मेहरबान हैं, इसलिए बिकॉज आई बॉल्स वहाँ हैं, मीडिया वहाँ है, नज़र वहाँ आता है। शार फैसल पे अगर पानी खड़ा हो, मुर्तज़ा वहाब भी होंगे, फेडरल मिनिस्टर्स भी होंगे, पीपीपी भी आपको एक्शन में नज़र आएगी। सिंध अंडर वाटर हो, बलूचिस्तान अंडर वाटर हो, मीडिया के कैमराज भी नहीं जाएंगे। ये सिंपल फैक्ट लोग इस पर देखा पीपीपी को डिफेंड करे। भाई सिंध में तो पीपीपी है ना, सिंध में जब पूरा पानी खड़ा हुआ था कहाँ थी पीपीपी? वही पार्टी है ना। कराची में वो आपको नज़र आएगी इन एक्शन, कराची में आपको मेगा प्रोजेक्ट भी नज़र आएंगे, रोड बनते हुए भी नज़र आएंगे। पीने का पानी अगर नहीं मिल रहा ना सिंध के किसी गांव में, वो आपको नहीं मिलेगा, सालों साल नहीं मिलेगा, और हो सकता है अगर आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो फिर आपको गोली में मार दें। अगर आप जर्नलिस्ट हो, वहाँ भी वही पीपीपी है ना जो ये कर रही है। But you don't understand, you don't think of those people as human beings, you don't think of their issues as your issues. You are like कि ठीक है भाई सांगड़ में गैस हो ना हो मुझे कोई फिक्र नहीं, सांगड़ के जो लोग हैं वो मरे पॉवर्टी से, उनको जूते मार के गैस निकाल लो, मुझे मेरे घर में 24 घंटे गैस चाहिए, और महंगी भी नहीं चाहिए, सब्सिडाइज चाहिए। वो जो भी गरीब हैं डेरा बुख्ती के, वो और काम करेंगे और एक्सप्लॉइट होंगे, गैस महंगी नहीं होनी चाहिए मेरी। और अगर हो जाए और कम हो जाए, आप बोलें देखें एक्सप्लॉइटेशन है, ओप्रेस हो रहे हैं, हमारे हक मारे जा रहे हैं। थोड़ा खुदा का खौफ करें, आईने में देखें, और इंटाइटलमेंट थोड़ी तो इन चेक रखें। और ये बिल्कुल झूठ बात है कि भाई कराची पालता है पाकिस्तान को। हाउ मच इकॉनमी अ सिटी जनरेट्स इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन डन इन दैट सिटी। जो सारी फैक्ट्रियाँ आप कहीं लगाएंगे उसकी जीडीपी बढ़ जाएगी। इसी तरह कराची है, पोर्ट कासिम अगर बनाएंगे आप ना फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, आप सिस्टम बनाएंगे, आया चुंदरी घर बनाएंगे, तो भाई यहाँ इकॉनमी ज़्यादा जनरेट होगी। पोर्ट कासिम का क्रेडिट लेना या बोलना हम पाल रहे हैं, भाई मेरे पाकिस्तान की रिसोर्सेज से पोर्ट बना, पाकिस्तान में किसी को भी कुछ इंपोर्ट कराना होता है वो उस पोर्ट से कराते हैं, उस पोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ कलेक्ट होते हैं। वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ इस तरह दिखाना कि देखा कराची 60% दे रहा है, वो पूरा पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, वो पोर्ट ये है, वो पोर्ट मेरे पैसे से नहीं बना। मैं कैसे इस्लामाबाद में किसी को बैठे जिसने गाड़ी मंगवाई है या जिसने मशीनरी मंगवाई है या सियालकोट कोल पावर प्लांट के लिए कोल आ रहा है, उन्होंने बोला मैं पाल रहा हूँ। ये तो थर का जो अब कोल है, थर के कोल से पाकिस्तान चलेगा। अब थर के लोग बोलना शुरू कर दें हम पाल रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, बिजली तो वो दे रहे हैं, सस्ती बिजली तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पर पूरी मेरी एक वीडियो है, ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, बट बेसिक मकसद ये है कि अगर तो आप कहते हैं एक फेडरेशन है, फेडरेशन इसी तरह ऑपरेट करती हैं कि भाई अगर न्यूयॉर्क स्टेट का पैसा न्यूयॉर्क सिटी में लग रहा है, तो जब वो पैसा आएगा आप फैसला करेंगे कि अच्छा यार एल्बनी में ज़्यादा ज़रूरत है, एल्बनी में गुर्बत है, न्यूयॉर्क सिटी में ज़्यादा है, तो न्यूयॉर्क सिटी का जो पैसा जनरेट हुआ है वो एल्बनी में लगेगा। या तो अगर लेट्स से एल्बनी से आप रिसोर्सेज ले रहे हैं, डेरा बुख्ती से आप गैस ले रहे हैं, उस गैस से आपने कराची में फैक्ट्री बनाई है, उस फैक्ट्री से जो पैसा मिलेगा अगर उससे आप डेरा बुख्ती डेवलप करते हैं, तो ये कराची वाले अगर बोलें हमारा पैसा चोरी हो रहा है, खुदा का तो खौफ कर लो ना यार। या तो बोलो हम फेडरेशन नहीं हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही जो बात है कि डेमोक्रेट हम चाहते हैं, तो सिर्फ आप क्यों चाहते हैं? ये एक्सेप्शनलिज्म क्यों है? अगर तो मैंने जब कमेंट भी किया तो लोगों ने बोला आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप सांगड़ को कराची में ला रहे हैं। मैंने कहा क्यों? तो कराची के लोग अलग हैं, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें जॉब चाहिए। मैंने बोला आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सांगड़ के लोग तो प्यासा मरना चाहते हैं। क्यों भाई एक एक्सेप्शनलिज्म क्यों है? अगर तो ये आइडिया है कि अगर कोई शहर में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है तो उसको अलग सूबा बन जाना चाहिए, तो डेरा बुख्ती को सूबा बनाएं, लाड़काना को सूबा बनाएं, सांगड़ को सूबा बनाएं। हर शहर की एडमिनिस्ट्रेशन बुरी है ना, सेंट्रल पंजाब खुश है बस, तो फिर हर शहर को सूबा बनाएं। या जो मेरा सलूशन है इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स, वो पूरे पाकिस्तान में कर दें, ताकि पूरे पाकिस्तान के जो मसले जिस भी इंसान को हों
वो लोकल लेवल पर हों, वो सिस्टम बेहतर हो, वो सिस्टम आपको रिजल्ट्स दे। प्लीज़ अपने आप को एक मुल्क का हिस्सा समझें, राइट देखें, लेफ़्ट देखें। अगर कराची में टैंकर से पानी आता है तो सिंध और बलूचिस्तान में कहद है। अगर कराची में 8 बजे के बाद गैस नहीं आती तो रेस्ट ऑफ सिंध और बलूचिस्तान में तो गैस है ही नहीं। अगर कराची में हाउसिंग क्राइसिस है तो वो इसके बावजूद है कि मेरे मोस्ट प्रॉबेबली पब्लिक हाउसिंग का पाकिस्तान की तारीख़ अगर पूरी खोल कर देख लें, सबसे ज़्यादा पैसा जो लगा होगा वो कराची में ही लगा होगा। या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, दैट इज़ डिस्पाइट बिलियंस बीइंग पम्प्ड इनटू दिस सिस्टम। बाकी जगहों पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनसे नफ़रत करना या बोलना कि यार ये बलोच, ये सराइकी, ये सिंधी, मतलब आप देखें ना, जिनको आपने अपना दुश्मन बनाया हुआ है शहर में, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, the poorest of the poor in the country, those are your enemies। बस इसका नुकसान ये है कि वाकई अगर लोकल गवर्नमेंट्स इफेक्टिव होंगी तो अगर डेरा बुख्ती से गैस निकल रही है तो वो उसके हक मांगेंगे, तो फिर बाकी मुल्क को शायद सस्ती गैस ना मिले, या माइंस निकल रही हैं, या थर पे अगर कोल निकल रहा है तो उसके जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट थर के लोगों के हो रहे हैं शायद वो भी फैक्टर इन होना हो जाए। फिर जो अर्बन एलीट हमारी है वो शिकायत करेगी कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, मसले हो रहे हैं, तो ये आप होने नहीं देंगे। तो ये जो सिस्टम है ये सूट करता है कि यार हमें थोड़ा और मिल जाए इसका पाए का, लेकिन सिस्टम यही रहे, एक्सप्लॉइट होते रहें ये लोग। तो भाई अगर तो हम वाकई सिस्टम बदलना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना चाहते हैं, तो वो कलेक्टिव रेजिस्टेंस से ही होगा, वो मिलकर ही होगा। वो सबको अपने मसले एक दूसरे के साथ मिलकर देखने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। इसी में बटे रहोगे कि सिंधी तुम्हारे दुश्मन हैं, सिंधी बुरे हैं, जिस तरह की मैंने गुफ्तगू कमेंट्स देखी है, अल्लाह माफ़ करे, ये बिकॉज सिंध ने इतना ज़्यादा रेजिस्ट किया है तो इसीलिए सिंधियों के ख़िलाफ़ फौजी प्रोपेगेंडा किया गया है। कनाल मूवमेंट भी आप देख लें किस तरह की डिस्कस्टिंग इडियोटिक रेसिस बातें की गई हैं, यही लर्न की हैं लोगों ने, यही इंटरनलाइज़ की हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको बताया गया है कि अयूब ज़ियाउल हक और मुशर्रफ जो हैं वो माई बाप हैं, वही चीज़ें सीख सीख कर लोग बड़े हुए हैं और वो अनलर्न करने की सोच भी नहीं रहे। खुदा का वास्ता है अनलर्न करें, वरना हम इसी में लड़ते मरते रहेंगे। सिंधी, पंजाबी, बलोच, महाजर और जो स्क्विड गेम चला रहा है वो पैसा बनाता रहेगा। तो लिख लें, आज जो भी डेट है बन गया, सुबह देख लीजिएगा। अगर तो कराची के हाल बेहतर हो गए, मसले सॉल्व हो गए, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।